साथ मैं शीतल शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। ये सरकार की तरफ से अवैध खनन हो रहे लगातार उसको लेकर बड़े कदम उठाए हैं और तकनीकी से इसको जो है वो लैस किया गया है। बता दें, अवैध खनन रोकने के लिए सर्विलांस सिस्टम लागू होगा जो एमडीटीएसएस से लैस होंगे। खनन पर निगाह रखने के लिए बनाए गए 40 चेक गेट लोकेशन इस सर्विलांस सिस्टम से लैस होंगे। मुख्य सचिव ने इस पर सहमति दे दी है। इसका कंट्रोल सेंटर देहरादून में होगा। खास बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा, आरएफआईडी रडार और एलईडी फ्लड लाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस मजबूत सर्विलांस सिस्टम से अवैध खनन रोकने के साथ साथ राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो आपको बताना चाहेंगे ये बड़ा कदम उठाया गया है, इससे जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताएंगे। अब नकेल कसने जो है वो सरकार जा रही है। अवैध खनन रोकने के लिए सर्विलांस सिस्टम जो है वो लागू होगा। आपको बताना चाहेंगे इसमें 40 चेक गेट लोकेशन इस सर्विलांस सिस्टम से लैस होंगे और इसमें मुख्य सचिव ने राधा रतूड़ी ने इस पर जो है वो सहमति जता दी है, सहमति दे दी है। इस तकनीक का कंट्रोल सेंटर देहरादून में संचालित होगा। इसके अलावा और भी छोटे छोटे सेंटर बनाए जाएंगे। अवैध खनन रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र भी बनेंगे। तो कहीं ना कहीं एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा जैसी तकनीक का इस्तेमाल जो है इसमें किया गया है और इसमें साथ साथ आपको बताना चाहेंगे और भी कुछ खास चीजें हैं जो रखी गई हैं जिससे अवैध खनन पर जो है वो कमी आ सकती है। आरएफआईडी रडार और एलईडी फ्लड लाइट जैसी तकनीक भी इसमें शामिल की गई है। अवैध खनन रोकने के साथ राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी, ये भी सरकार का दावा है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 93 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है और इस पर काम भी शुरू होगा। हरिद्वार, नैनीताल के जिला मुख्यालयों में भी मिनी कमांड रहेगी। देहरादून में इसकी मुख्य कमांड रहेगी और बाकी मिनी कमांड, जिसमें देहरादून के 8, हरिद्वार के 13, नैनीताल के 10 चेक गेट होंगे इसमें और उधम सिंह नगर के 9 सहित कुल 40 गेट इसमें शामिल किए गए हैं जहां पर ये कमांड जो है वो रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम और पूरी तरह से तकनीक से लैस ये कदम है और सरकार का ये दावा है कि अगर हम इस पर सफल होते हैं तो राजस्व बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। धनराज गर्ग हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, ये कदम कितना बड़ा कदम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अवैध खनन के लिए कहीं ना कहीं आगे रहते हैं, और ये खास बात यह है कि इसमें तकनीक भी भरपूर है। बिल्कुल शीतल, देखिए आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर अवैध खनन की शिकायतें लगातार सरकार ने की और इसके चलते बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है कि जो इस तरह के अवैध खनन है वहां पर कहीं ना कहीं अब अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि चेक गेट बनाने की बात भी यहाँ पर की गई है कि कुल उत्तराखंड के अंदर 40 चेक गेट बनेंगे जिससे कहीं ना कहीं अवैध खनन पर तो रोक लगेगी ही, इसके साथ ही उत्तराखंड का जो राजस्व है वही बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसकी मंजूरी मुख्य सचिव राधा रतौड़ी ने दे दी है। और कल देखिएगा कि जब इसकी मंजूरी मिल गई है तो अब जो पूरा कहा जाए कि जो पूरे प्रदेश के अंदर है उस अवैध खनन होता है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी। लेकिन वहीं देखिएगा कि जिस तरीके से अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अभी तक यदि हम देखा जाए तो कई ऐसे मामले उत्तराखंड के अंदर हो चुके हैं कि एसडीएफ की गाड़ी को कुचल दिया जाता है। इसके साथ ही कई एसडीएम भी इस मौत के घाट उतार दिए गए, कई कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर नकेल कसने के लिए अब सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है कि जो अत्याधुनिक तकनीकी है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी कैमरे हैं या फिर कहा जाए कि जो बुलेट कैमरे हैं, इस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। जी, लेकिन धनराज, इसमें जरूरत पड़ेगी कि निरंतर तरीके से इस पर निगरानी बनाई जाए, तो क्या वो मुमकिन है? क्या उस पर सरकार निरंतर रूप से जो है वो निगरानी रख पाएगी? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से तकनीकी का प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं इस पर निगरानी बनाने की बात सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि यदि जो चेक गेट बनाए जाएंगे उन पर यदि इस तरह के सीसीटीवी कैमरे होंगे तो प्रत्येक गाड़ी जो भी खनन की होगी वो उस चेक गेट से होकर ही निकलती है। और ऐसे में जब उन पर निगरानी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उस पर नकेल कसने में सरकार जरूर कामयाब होगी। और आप देखिएगा कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कई सौ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं अब काम होगा तो जब देखने वाली बात यही होगी कि कितना कारगर साबित होता है। लेकिन अभी देखा जाए कि जिस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं अवैध खनन पर रोक लगाने की बात सरकार करती है और दावे करती है कि अवैध खनन उत्तराखंड के अंदर नहीं किया जा रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी जो है अवैध खनन देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे कि
सभी थाना चौकियों वाले कहीं ट्रैक्टर बंद करते हैं तो कहीं पर डंपर खनन के लदे हुए सीज करते हैं। तो अब इन पर रोक लगाने के लिए ही सरकार का यह पूरा प्लान बनाया गया है। तो क्या बाकी जिलों में भी इसका असर देखने को मिलेगा? जैसे कहा जा रहा है कि हरिद्वार और नैनीताल में भी इसमें कुछ चेक गेट बनाए जाएंगे, तो क्या बाकी जिलों में भी इसमें जो है वो नकेल कसी जा सकती है? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से कहा जाए कि इसका जो सेंटर बनाया जाएगा वो देहरादून होगा, और सब बाकी जिलों की आपने बात की, उधम सिंह नगर की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, तो तमाम जिलों के अंदर कहीं ना कहीं ये तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। और वहां पर भी जो चेक पोस्ट होती हैं वो बनाई जाएंगी, और उसके माध्यम से जो सीसीटीवी कैमरे हैं या फिर बुलेट कैमरा है या अत्याधुनिक तकनीकी, जो आपने कही कि पूरी अत्याधुनिक तकनीकी के अनुसार ही पूरा जो प्लान बनाया गया है वो बनाया गया है। तो ठीक है, लास्ट बहुत भी बहुत कि शुक्रिया कैसे आपका अन्य धनराज, जिलों में तमाम जी। जानकारी साझा करने के लिए। एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए अब तकनीकी इस्तेमाल किया जाएगा, तकनीकी उपकरणों के जरिए अवैध खनन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में सचिव के साथ साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने प्रदेश में सड़कों को और भी सुदृढ़ के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को मरम्मत हो जानी चाहिए। मानसून के सीजन में जहां भी जरूरी हो वहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे एचओडी सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मानसून सीज़न हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। देहरादून के लिए जो विशेष खुशखबरी है कि स्मार्ट सिटी के कार्य आरागढ़ बहल चौक मार्ग लंबाई 2.90 किलोमीटर, लागत 34 करोड़ 80 लाख, घंटाघर दिलाराम चौक मार्ग लंबाई 1.80 किलोमीटर, लागत 36 करोड़ 15 लाख, एवं घंटाघर किशनगढ़ चौक मार्ग लंबाई 1.90 किलोमीटर, लागत 38 करोड़ 79 लाख के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं तथा राज्य योजनाओं, जिला योजनाओं में 316 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण, 993 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का पुनर्निर्माण। उत्तराखंड के मैदानों से लेकर पहाड़ों तक भीषण गर्मी से तप रहा है। बात करें शहरी जिलों की तो देहरादून और हरिद्वार समेत उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसी बीच मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और हल्की बारिश व अंधड़ से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से भी तापमान में गिरावट होगी। आज 18 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ पे हल्की एक्टिविटी की संभावना है। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा मिलने की संभावना है, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड में जो है कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही झक्कड़ चलने की संभावना है, जिसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो इसमें देखेंगे 19-20 में मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा देखने को मिलेगी। तो इसमें जैसे पूरे उत्तराखंड में खास करके एक्टिविटी है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी और जो है मैदानी क्षेत्रों में भी 19 तारीख को कुछ क्षेत्रों में जो है बारिश मिलने की संभावना है। और जो है एक्टिविटी रहेगी थंडरस्टॉर्म के साथ ज़्यादा एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है। जो थंडरस्टॉर्म में क्या है कि जो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म प्लस जो स्ट्रॉन्ग जो है गस्टी विंड्स और स्क्वाल कह सकते हैं। मंगलौर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय होकर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रुड़की की मंगलौर विधानसभा के नारसन में बीजेपी उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं और उपचुनाव में जीत का दावा किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंगलौर की जनता विकास चाहती है, जो विकास के नाम पर ही वोट देगी।
लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। इससे साफ होता है कि जनता बीजेपी को चाहती है और इस बार मंगलौर विधानसभा की जनता विकास के नाम पर ही वोट देगी। वहीं मंगलौर विधानसभा प्रत्याशी करतार भड़ाना ने कहा है कि इस बार मंगलौर में परिवर्तन होगा। चुनाव में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन है। ये सब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क यथाशीघ्र बने और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव था 132 में 47 बूथ हम जीते हुए हैं। हम अपने बूथ के जीत की क्रम को बढ़ाएंगे और मैं कह सकता हूँ लगभग 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा के चुनाव में आगे रहेगी। और क्योंकि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलौर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलौर की सीट जीतेगी। देखिए, एक चुनाव होता है जिस समय की बहुत सी बातें लोगों के बीच में चलाते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हमने आना है, लेकिन अब तो सबको विश्वास हो गया है कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए भाजपा का विकल्प नहीं। तो कार्यकर्ता जनता भी विकास ही चाहती है और विकास के लिए भाजपा को मत देगी। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबसे ज़्यादा एमपी हमारे आए हैं। चुनाव जब होता है ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा दल भाजपा ही है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। सारी योजनाओं को लाभार्थी के माध्यम से उनको भी चिन्हित करके उनके पास जाया जाएगा। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलौर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कमजोर रही है इस सीट पर। हाँ, राज्य में होने वाली 2 सीटों के उपचुनाव के लिए जहां बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस से अभी तक एक भी स्टार प्रचारक का नाम घोषित नहीं किया है। वहीं इस विषय को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा है कि हमारे दोनों प्रत्याशी ही हमारे स्टार प्रचारक हैं और वे अपने प्रचार के दौरान खुद ही स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाएंगे। देखिए, मेरे दोनों प्रत्याशी स्टार हैं, दोनों कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, कांग्रेस के मजबूत लोग हैं। काजी निजामुद्दीन जी बहुत मजबूत हैं, वहीं लखपत जी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, मजबूत हैं। और बीजेपी ने आयातित कैंडिडेट उठा रखे हैं। एक लोकदल से है, वो उत्तराखंड का नहीं रहने वाला है, हरियाणा में लोकदल का विधायक था। दूसरा कांग्रेस का भगोड़ा है। तो स्टार प्रचारकों से फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोजाल, यशपाल आर्या, भुवन कापड़ी, हमारे विधायकगण और हमारे वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब स्टार हैं और खुद कैंडिडेट स्टार प्रचारक हैं। आगे बढ़ेंगे। सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल की नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट को जरूरत के अनुसार पानी न मिलने से मरीजों के डायलिसिस नहीं हो पा रहे हैं। नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट में 2 दर्जन से अधिक मशीनें हैं और डायलिसिस के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन आलम यह है कि यहां पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पा रही है। हर मशीन को 300 से 400 लीटर पानी की जरूरत होती है, यानी कि 4 घंटे में 10,000 लीटर पानी इस यूनिट को चाहिए। पानी का टैंकर भी मंगाया जाता है, लेकिन अस्पताल में वाहनों की भरमार के चलते टैंकर पानी के टैंक तक नहीं पहुंच पाता, जिससे यूनिट को पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट AP बाजपाई ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। में 2 इश्यूज अभी वहाँ पर हैं। एक जो नेफ्रो यूनिट है वहाँ पर, डायलिसिस यूनिट, उसमें पानी का कुछ इश्यू आ रहा था। उसी के रिगार्डिंग हमने जिनके द्वारा ये संचालित की जा रही है और जो वहाँ PMS हैं और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो समस्या थी उसका निराकरण कर लिया गया है। प्रतिदिन जो पाइपलाइन से सप्लाई आ रही है उसके अलावा जल संस्थान के माध्यम से उनको टैंकर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाते रहे हैं। उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। CT स्कैन वाला जो इश्यू है उसको भी अभी देखेंगे और CMO के माध्यम से उसको उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लिया जाएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाएगा। बरसात के दिनों में हल्द्वानी का रक्सिया नाला उफान पर आने से आसपास के खेतों और लोगों के मकानों को काफी नुकसान होता है।
ऐसे में एडीबी द्वारा 560 करोड़ की लागत से बन रहे रक्सिया नाले के आउटफॉल का निर्माण कराया जा रहा है। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि प्रेमपुर लोशज्ञानी तक आउटफॉल का काम हो रहा है, इसकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। वहीं कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने बरसात से पहले कार्य पूरा करने के भी निर्देश जारी किए हैं। माननीय विधायक कालाढूंगी जी के साथ आज रक्षा नाला का जो आउटफॉल है प्रेमपुर लोशज्ञानी से टैगोर स्कूल तक का, उसका निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है। और साथ ही माननीय विधायक जी द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पूर्व कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। ये लगभग 2 किलोमीटर का नाला है और ये फेज़ 2 है एडीबी का, तो इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 560 करोड़ रुपये फेज़ 2 के टोटल बढ़ती है। इसमें जो मेन काम है वो शहरी विकास द्वारा किया जा रहा है और साथ ही टाटा कंसल्टेंसी द्वारा इसको पर्यवेक्षण किया जा रहा है। देखिए, अभी इसमें फर्स्ट फेज़ में इसका जो जल निकासी है उसका कार्य तेज़ गति से किया जा रहा है, ताकि आगामी मानसून में अगर वहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है तो उसे न्यून किया जा सके। साथ ही इसमें सड़क का निर्माण का कार्य भी है, जिसमें 5 मीटर चौड़ी सड़क। मां और बेटे का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर घटना की जांच शुरू की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम नया झरना पीरुमदारा निवासी 65 वर्षीय नंदा देवी और उसके 42 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र सिंह रावत का घर के समीप ही स्थित जंगल में शव बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि मृतक सुरेंद्र सिंह रावत मानसिक रूप से अस्वस्थ था तथा मामला प्रथम दृश्य आत्महत्या का प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। ये जंगल में पीरुमदारा नया झरना प्लांट के पास माँ बेटे का शव मिला है और पुलिस द्वारा मौके में जाकर जांच पड़ताल की गई और प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। मौके से दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देर रात बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को घायल किया है। इस मुठभेड़ को लेकर एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह ढोभाल ने बताया कि देहरादून क्षेत्र में बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। इस घटना के बाद पुलिस इन बदमाशों का पीछा कर रही थी। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश हरिद्वार क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मेन पॉइंटों पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पुलिस को आते दिखाई दिए, जिस पर पुलिस द्वारा उनको रुकने का इशारा भी किया गया, लेकिन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए थे, जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि देहरादून हत्याकांड में दोनों मुख्य अभियुक्त हैं और दोनों अभियुक्तों को देहरादून पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। क्षेत्र देहरादून में रवि बडोला नामक एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें देहरादून पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। जो मुख्य अभियुक्तगण हैं इनके पीछे लगातार लगी थी। इसी बीच आज एक सूचना हरिद्वार में प्राप्त हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं इसमें योगेश और मनीष, उनकी सूचना थी कि वो हरिद्वार की ओर आना उनका बताया गया था। इस सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने सभी जगह पर जो मेन पॉइंट्स थे वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। बहादुराबाद क्षेत्र में एसओ बहादुराबाद खुद उसमें चेकिंग कर रहे थे और जब ये संदिग्ध मोटरसाइकिल का आना वहाँ पर ज्ञात हुआ, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा जो योगेश देव सिटी है इसके पास में संतरसा क्षेत्र में, वहाँ पर इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है, इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। दोनों ही अभियुक्त अभी खतरे से बाहर हैं और इनका अभी ऑपरेशन किया जा रहा है, इलाज चल रहा है। रामनगर पुलिस को इस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आमडंडा क्षेत्र से 7 किलो 168 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस द्वारा आमडंडा क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान कंधे पर बैग लेकर जा रहा है एक युवक पुलिस को देखकर मौके से भागने लगा। पुलिस ने युवक का पीछा करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। जब बैग की तलाशी ली तो बैग के अंदर 7 किलो 168 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी की पहचान रिजवान के रूप में की गई, जो मूल रूप से शाहबाद रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वर्तमान में रामनगर के शक्तिनगर में रहता है। आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया है। ये हमारे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त चेकिंग शाम के समय में ये आम डंडा में चल रही थी,
तो उसी दौरान में एक व्यक्ति जो है वो जहाँ पर चेकिंग चली थी उधर से आ रहा था, तो कुछ हड़बड़ा टाइप में था, तो पुलिस ने उसको रोका, जो भी हमारी चेकिंग टीम थी। तो उसके चेक करने पर जो है उसके पास से 7.5 किलो गांजा मिला है। उसका नाम जो रिजवान है, जो ये शाहबाद रामपुर का रहने वाला है, जो हाल निवासी जो है शक्तिनगर यही रामनगर में रहता है। तो उसको उसके खिलाफ जो है इस थाने कोतवाली में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा उसको मेडिकल कराने के पश्चात जो है रिमांड के लिए कोर्ट में पेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के लक्सर रोड स्थित पजनहेड़ी में बाइक पर आए 3 बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने सुनार को घायल कर लूट की घटना के अंजाम देकर मौके से फरार होने में सफल रहे। लूट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। तो आपको बताना चाहेंगे 3 बदमाश सुनार को घायल कर जो है वहां से फरार हो गए और ज्वेलरी शॉप से ये लूट की गई है। फिलहाल 3 बदमाश जो है वो वहां से फरार हुए हैं। अभी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले में जो है वो जांच पड़ताल कर सामने आएगी। फिलहाल हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर बाइक पर आए 3 बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने सुनार को घायल कर लिया। जिस तरह से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये साफ तौर पर आपकी स्क्रीन पर हैं हरिद्वार की तस्वीरें, जहां पर कुछ बदमाश आते हैं और ये बदमाश सीधे वहां पर बैठे दुकानदार पर जो है वो हमला कर देते हैं, जहां पर वो घायल होता है और उसके बाद लूट कर वहां से फरार हो जाते हैं। तो उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।